dear students, this is Daisy ma'am. Today we are going to start the next topic of this chapter, and in this video we are going to learn about the wind energy, solar energy. Then we'll also learn about the production of biogas, advantages and disadvantages. So let's start about the wind energy. पहले विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है बाय विंड मिल्स, ताकि मैकेनिकल काम किया जा सके। मैकेनिकल काम यानी कि वाटर को लिफ्ट करना वेल से, या फिर वीट या कॉर्न को ग्राइंड करने का काम करना है, तो ये सब विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करके किया जाता है। तो फास्ट मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड। ठीक है, तो फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड विंड पॉसेस काइनेटिक एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। ठीक है, जितनी भी स्पीड होगी विंड की उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा हाई स्पीड से विंड चलेगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी पर दैट इज बाय यूनिट मास ऑफ विंड विच कैन बी मेड यूज ऑफ, यानी कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए वो यूजफुल होगा। नेक्स्ट इज अ विंड पावर्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। अ मोर इफिशियंट एंड मॉडर्न टेक्निक फॉर हार्नेसिंग विंड एनर्जी इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। यानी कि एक बहुत ही इफिशियंट और मॉडर्न टेक्निक जो है विंड एनर्जी को जनरेट करने की, वो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना विंड एनर्जी से। ठीक है, सो यहाँ पे हम फिगर देखेंगे 5.8, जो कि आपको ये आपको डायग्राम दिया हुआ विंड मिल का, और ये विंड मिल आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फैन है, बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रिक फैन है। इसको एक टावर के ऊपर सेटअप किया जाता है, आप देख सकते हैं इस टावर के ऊपर सेटअप किया जाता है। और ऊपर यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर आप देखेंगे मिडिल में ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, और ये ब्लेड्स हैं इसके, फैन के ये ब्लेड्स हैं, और ये शैफ्ट है जिस पे ये मूव करेगा। तो क्या होता है, जब विंड ब्लो करती है तो विंड के ब्लो करने की वजह से, क्या विंड ब्लो करेगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ब्लेड्स हैं ये रोटेट करेंगे। जब ये रोटेट करेंगे तो इसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसमें टर्बाइन लगा हुआ है, वो भी मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। So rotatory motion of the blade of the windmill is used to turn the turbine of electric generator। तो जो blades का रोटेटरी मोशन है विंड मिल्स का, वो क्या करता है, उस मोशन की वजह से जो टर्बाइन लगा होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में वो टर्न करता है, मूव करता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो सिंगल विंड मिल की अगर हम बात करें, अगर सिंगल विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विंड मिल्स को खड़ा किया जाता है या लगाया जाता है, एक बहुत बड़े एरिया में इसको बनाया जाता है, और इसमें जो हर एक विंड मिल का जो एनर्जी आउटपुट निकल के आता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, या कपल्ड टुगेदर करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कपल्ड किया जाता है, और फिर उसको कमर्शियल स्केल पे उसका प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में विंड मिल्स को, ढेर सारे विंड मिल्स को लगाया जाता है, उसको बोला जाता है विंड एनर्जी फार्म, क्योंकि उसमें सारी विंड मिल्स लगी होती हैं और उन्हीं से एनर्जी को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। Advantages, some important advantages of wind energy are as follows. Number 1, विंड एनर्जी इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में हमें फ्रीली अवेलेबल है। विंड इज व्हाट? विंड इज अ फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, तो ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड नो रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज नीडेड। ठीक है, बार बार कोई भी एक्सपेंडिचर आपको इसमें नहीं लगाना है। देन विंड एनर्जी इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड कॉजेज नो पॉल्यूशन ऑफ एनी सॉर्ट। विंड एनर्जी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, और इसमें ना तो एयर पॉल्यूशन होता है और ना ही लैंड पॉल्यूशन होता है, किसी भी तरह का कोई भी पॉल्यूशन ये क्रिएट नहीं करती है। विंड एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें बार बार इसको जनरेट कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज़ एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बहुत ही एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी से इसको हार्नेस किया जा सकता है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1, विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी स्टैब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज विद द स्पीड ऑफ एटलीस्ट 15 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि अगर आपको विंड मिल्स बनाने हैं तो विंड मिल्स के जो फैंस होते हैं वो तभी वो रोटेट करेंगे जब वहाँ से स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो, यानी कि एटलीस्ट 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर
वहाँ पे हवा नहीं चलती है, तो वहाँ पे विंड फार्म्स बनाना बेकार है, क्योंकि फिर वो ब्लेड्स वैसे मूव नहीं करेंगे और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि आप उन्हीं जगहों पर इसको लगा सकते हैं जहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। बहुत बड़ा एरिया आपको लैंड का चाहिए उस फार्म को बनाने के लिए। एटलीस्ट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स आर नीडेड टू एस्टैब्लिश अ विंड एनर्जी फार्म, ठीक है, फॉर 1 मेगावाट जनरेशन ऑफ कैपेसिटी। यानी कि कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी नहीं, 1 मेगावाट कैपेसिटी की अगर आपको एनर्जी बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, तो आपको कम से कम 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का। The initial cost of establishment of wind energy farm is quite high. जब हम इसको establish कर रहे होते हैं, जिस समय हम इसको बना रहे होते हैं, उस समय जो उसमें cost लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है। Since the tower and blades of windmills are exposed to the sun, rain, storm, cyclone, they need a high level of maintenance. अब क्योंकि जो windmills के जो blades होते हैं, उस पर सनलाइट भी पड़ती है, रेन पानी भी गिरता है इसके ऊपर, हवा भी बहुत ज़्यादा, डस्टी एयर भी लगती है, साइक्लोन्स में भी उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इसमें जो फ़ैन होता है, फ़ैन के जो ब्लेड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हो गए। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो कि सन रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एज वेल एज यूवी रेडिएशन। और सोलर एनर्जी जो कि रीच करती है, ठीक है, यूनिट एरिया पे, यूनिट टाइम पे, अर्थ एटमॉस्फेयर के आउटर एज पे जो कि एक्सपोज होता है, परपेंडिकुलर टू द सन रेज, ठीक है, सन रेज के परपेंडिकुलर होता है। और जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में, उस डिस्टेंस को बोला जाता है सोलर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.4 किलोमीटर इनवर्स 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 14 किलो जूल्स ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड अर्थ एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर पे पहुंचती है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल, सोलर एनर्जी डिवाइसेस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे सोलर एनर्जी डिवाइसेस क्या हैं और उनके क्या क्या कैटेगरीज हैं। The devices like solar cooker, solar water heater, etc., in which solar energy is directly collected in the form of heat and then used for practical application. आपने इन डिवाइसेस के बारे में सुना होगा, सोलर कुकर भी सुना होगा, सोलर वाटर हीटर भी सुना होगा, जो कि सोलर एनर्जी से, यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी से ये काम करते हैं और ये डायरेक्टली कलेक्टेड हो जाते हैं हीट के फॉर्म में, और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली इनको यूज़ किया जा सकता है। फिर डिवाइसेस लाइक सोलर सेल, सोलर पैनल, ये सब भी, इनमें भी क्या होता है, सोलर एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, और उसके बाद में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज सोलर सेल। सोलर सेल वो डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सोलर सेल को कैसे बनाया जाता है? सोलर सेल को बनाया जाता है बाय यूजिंग द सिलिकॉन, और सिलिकॉन के अंदर एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट होता है, और ये टेट्रावेलेंट एलिमेंट सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसमें क्या करते हैं कि हम कंट्रोल फॉर्म में स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ सिलिकॉन में ऐड करते हैं और प्रिपेयर करते हैं 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स, और इनको बोला जाता है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे हम फिगर देख रहे हैं, और इस फिगर में आप देख सकते हैं सोलर सेल का डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पे 2 आपको स्ट्रिप देख रही हैं, 2 सेमीकंडक्टर्स हमने बनाए हैं जो, तो यहाँ पे एन टाइप और ये पी टाइप, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एन टाइप वेफर और इसको बोलेंगे पी टाइप वेफर। ये एक बहुत थिन वी कैन से स्ट्रिप की तरह होते हैं। सो इन अ सोलर सेल क्या होगा, जो पतला वाला जो वेफर होता है उसको बोलते हैं एन टाइप। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये एन टाइप वेफर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, जिसकी थिकनेस 0.3 माइक्रोमीटर होती है। और ये जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसकी थिकनेस होती है 300 माइक्रोमीटर। और इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है, इन दोनों के बीच में जो लाइनिंग बहुत पतली सी सिल्वर की वायर होती है जो इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है, ज्वाइन करती है।
तो जब इसमें क्या होता है, जब रेडिएशन यहाँ पे देखिए, सोलर रेडिएशन जब इसके ऊपर पतले वाले यानी कि एन टाइप वेफर पे जब पड़ती है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है दोनों, ठीक है, तो जब इसके ऊपर सोलर रेडिएशन गिरती है या इंसिडेंट होती है तो इन दोनों स्ट्रिप के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, और या वेफर बोल सकते हैं या स्ट्रिप बोल सकते हैं, वेफर्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है अगर इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। एक टिपिकल सोलर सेल 0.5 टू 1.0 वोल्टेज को डेवलप करता है, जो प्रोड्यूस कर सकता है 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर वो सोलर रेडिएशन में एक्सपोज्ड है, अगर सनलाइट में अगर वो एक्सपोज है तब। इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट जो है सिंगल सोलर सेल का बहुत छोटा होता है, इसीलिए बहुत सारे सोलर सेल्स को कंबाइन किया जाता है और इस अरेंजमेंट को बोला जाता है सोलर सेल पैनल, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं इसका, दिस इज अ फिगर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे सोलर सेल पैनल इसको बोलेंगे, या ये पूरा पैनल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सोलर सेल्स को कनेक्ट कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर दिया हुआ है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम दिखाया हुआ है, कि डीसी पावर दिया हुआ है, डायरेक्ट करंट पावर, ऑल्टरनेट करंट पावर दिया हुआ है, इन्वर्टर है, ठीक है। यहाँ पे सन दिखा दिया है जहाँ से रेडिएशंस आएंगे और फिर ये यहाँ पे इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि सोलर एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो क्योंकि अब एक सोलर सेल से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत सारे सेल्स को आपस में कंबाइन करते हैं पैनल्स, ठीक है। तो वो सोलर पैनल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सोलर सेल्स को एक साथ अरेंज कर दिया जाता है, जो कि इस फिगर में आप ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। Now we will see the advantages of solar cells. तो सोलर सेल्स और सोलर सेल पैनल्स के कुछ मेन एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर सेल के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस की होती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ये नहीं चाहता है, तो बहुत कम मेंटेनेंस इस सोलर सेल में लगती है। And solar cell work quite satisfactorily even without the use of any focusing mirror or lens arrangement of for sunlight। यानी कि सोलर सेल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं बिना किसी फोकसिंग मिरर के या फिर बिना किसी लेंस के अरेंजमेंट के भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देन सोलर सेल पैनल्स को सेटअप किया जा सकता है जो कि बहुत दूर दराज के जो गांव होते हैं, बहुत ही दूर अंदर की तरफ जो गांव होते हैं वहाँ पर, जहाँ पे या फिर जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं उस एरिया में सेटअप किया जाता है, जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन लाइन जो है वो नहीं होती है, उतना ज़्यादा कमर्शियली वायबल नहीं होती, वहाँ पे सोलर सेल पैनल्स को सेटअप किया जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। देन लिमिटेशंस ऑफ सोलर सेल्स, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? मेन लिमिटेशंस ऑफ सोलर सेल आर गिवन बिलो। सोलर सेल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और ये एक्सपेंसिव क्यों होते हैं इनके कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए, वो स्पेशल ग्रेड का सिलिकॉन होता है, और उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है या कह सकते हैं जो अमाउंट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से वो बहुत महंगा पड़ता है। देन जो इंटायर प्रोसेस होता है सोलर सेल को बनाने का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और जो सिल्वर उसमें यूज़ की जाती है सेल्स के अंदर इंटरकनेक्शन बनाने के लिए, वो सिल्वर भी इस कॉस्ट को और बढ़ा देती है। और साथ ही साथ जो इसमें कन्वर्जन होता है ना, कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, यानी कि सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसकी जो कन्वर्जन की एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो एज़ कम्पेयर जितने एक्सपेंस लगा है इसमें, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत कम होती है। Now we will see applications of solar cells. सोलर सेल्स की कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर सेल्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट और स्पेस प्रोब्स में एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है। साथ ही सोलर सेल पैनल्स को यूज़ किया जाता है वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, दैट इज़ रेडियो, और टीवी रिले स्टेशन के लिए, जहाँ पे वी कैन से रिमोट एरियाज, जहाँ पे बहुत गांव वाला जो इलाका होता है जहाँ लाइट्स वगैरह का इतना सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, सोलर सेल पैनल्स को यूज़ किया जाता है।
देन सोलर सेल्स को यूज़ किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर, वॉचेस और बहुत अलग तरह के टॉयज़ को ऑपरेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और स्ट्रीट लाइट सिस्टम में भी सोलर सेल पैनल को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही इसका यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है। सोलर सेल्स का जो यूज़ है वो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। नाउ टाइडल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को पता है क्या होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मून और सन पे लगता है अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से या अर्थ की स्पिनिंग की वजह से, उससे सी या ओशन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता या घटता रहता है, ठीक है। तो इसी पीरियोडिक राइज और फॉल ऑफ वाटर लेवल इन सीज एंड ओशन को टाइड बोला जाता है, ठीक है। तो कभी वाटर का लेवल ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, तो इसको टाइड बोलते हैं। जब सी वाटर का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उसको हाई टाइड बोलते हैं, और जब वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको लो टाइड बोलते हैं। तो एक्चुअली में टाइडल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब मूव करता है हाई टाइड से लो टाइड के बीच में, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी, वही एक्चुअली में टाइडल एनर्जी उसी को बोला जाता है। और टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। Now we will see the working principle of a tidal energy plant. Tidal energy को हार्नेस्ड किया जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस द नैरो ओपनिंग टू द सी। सी की जो नैरो ओपनिंग होती है वहाँ पर एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इसमें होता क्या है कि एक टरबाइन को फिक्स कर दिया जाता है डैम की ओपनिंग में, और जब ये टरबाइन मूव करता है तो ये कन्वर्ट करता है टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वी कैन से टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें होता क्या है, जिस समय हाई टाइड होती है उस समय वाटर का लेवल सी के अंदर बढ़ जाता है, डैम के गेट्स को खोल दिया जाता है, और ये सी वाटर जो है वो डैम के अंदर चला जाता है, उसके रिजर्वायर में चला जाता है, जिसकी वजह से जो उसमें टरबाइन लगा होता है वो टर्न होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और तुरंत जैसे ही हाई टाइड्स आते हैं उसके बाद में गेट्स को बंद कर दिया जाता है, और जो वाटर का लेवल जो डैम के अंदर होता है वो बढ़ जाता है। और जिस समय टाइड लो होते हैं उस समय गेट्स को फिर से खोल दिया जाता है, और जो वाटर डैम रिजर्वायर में होता है वो सी में वापस बह जाता है, और जिस समय वो पानी उसमें से निकल रहा है उस समय फिर से जो टरबाइन होता है वो टर्न हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और यही इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, इस तरह से होता है। अब लिमिटेशंस क्या हैं टाइडल एनर्जी की? इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना टाइडल एनर्जी की, वो होती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर कुछ और फिर भी कुछ कमियां होती हैं, वो हम देखेंगे कि क्या कमियां हैं। बहुत ही कम ऐसी जगहें हैं या साइट्स हैं जहाँ पे डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है टाइडल एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। हर जगह इसको हम नहीं प्लान कर सकते हैं, तो ये बहुत कम ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पे डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। टाइडल एनर्जी पावर प्लांट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और साथ ही साथ जो पावर प्लांट बिल्ड किए जाते हैं सी शोर पे, उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। Now we will see nuclear energy. What is nuclear energy? Energy obtained during specific nuclear processes, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं जिनको न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं। उस समय इस प्रोसेस के टाइम पे जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है उसको ही न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। और ये किस तरह का कैसे ये एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, एक्चुअली में ये कन्वर्जन होता है मास के स्मॉल फ्रैक्शन का इनटू एनर्जी, ठीक है। तो मास का स्मॉल फ्रैक्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको न्यूक्लियर फिजन और मास एनर्जी इक्विवेलेंस इन दोनों को समझना पड़ेगा, तभी हमको न्यूक्लियर एनर्जी समझ में आएगी। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उन्होंने इस थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप जो है वो डिराइव किया था। ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा E = mc²।
और इस रिलेशन के बेसिस पे इन्होंने बताया था जब भी कोई किसी भी प्रोसेस में मास अगर लॉस्ट होता है, ठीक है, तो वो जो मास का लॉस है वो रीअपेयर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैपिटल ई, जिसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो ये आपकी 4.1 इक्वेशन है। So on the basis of the equation E is equal to delta mc square, it is found कि अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मास ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी में तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि मास अगर लॉस्ट हो रहा है या मास अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो वो एनर्जी के फॉर्म में रिपेयर होता है। और अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मास अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी में तो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर फिशन वो प्रोसेस है जिसमें हैवी एटम के न्यूक्लियस नेचुरली स्प्लिट होते हैं इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, और जब ये स्प्लिट होते हैं तो इसके साथ ये रिलीज करते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि बराबर होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो और ये जो इनका प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में ये तब अकर होता है जब इनको बम्बार्ड किया जाता है लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है। तो ये जो हैवी एटम्स हैं इनके एग्जांपल आपको यहाँ दिए हुए हैं, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड थोरियम 233। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में अगर हम कंबाइंड मास ले लें लाइटर न्यूक्लियाई के तो वो स्लाइटली कम होता है हैवी न्यूक्लियस के मास से, ठीक है। जो एटम का जो न्यूक्लियस था, हैवी एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट होता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, तो अगर उन 2 लाइटर न्यूक्लियाई को अगर हम कैलकुलेट करें तो उनका मास स्लाइटली कम होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द हैवी एटम। तो इसका मतलब होता है कि जिस समय ये प्रोसेस हो रहा है उस समय कुछ अमाउंट ऑफ जो मास होता है वो लॉस होता है और उस कॉन्सिक्वेंटली उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो आइंस्टीन ने जो बोला है कि जब भी कोई मास किसी प्रोसेस में लॉस होता है तो वो उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में रिपेयर हो जाता है, राइट। सो एक्चुअली it is found that fission of one nucleus of uranium-235 atom produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। यानी कि अगर एक न्यूक्लियस एटम स्प्लिट होता है या फिजन होता है उसका तो वो प्रोड्यूस करता है 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू द कम्बशन ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। अगर एक एटम ऑफ कार्बन को हम कोल से लेंगे उसकी एनर्जी को अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जो फिजन एक न्यूक्लियस के फिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो उससे 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है, राइट। तो एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में उसी को न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। नाउ वी विल सी कि किस तरह से न्यूक्लियर फिजन होता है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस होता है जब वो न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में कंटिन्यू होता है आफ्टर द बम्बार्डेड, ठीक है, बम्बार्डमेंट जब किया जाता है इसका लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ तो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जिस समय ये स्प्लिटिंग हो रही होती है न्यूक्लियस की उस समय 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये ट्रिगर करते हैं आगे 3 और न्यूक्लियाई को कि उनका स्प्लिटिंग हो, और फिर जब स्प्लिटिंग होती है तो फिर से 3 न्यूक्लियाई फिर से जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चेन वाइज चलता रहता है और ये सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एक सेटअप हो जाती है जो कि हर बार जितनी बार भी न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होगा उतनी बार न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और वो न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो फर्दर न्यूक्लियाई के स्प्लिटिंग में वर्क करते रहेंगे। तो इस तरह से ये एक चेन के फॉर्म में स्प्लिटिंग चलती रहती है। If the nuclear chain reaction is controlled in such a way that out of 3 neutrons produced as a result or fission of one nucleus, only 1 neutron is allowed to cause further fission and remaining 2 neutrons are either absorbed or removed from the assembly, then the fission reaction continues at a controlled rate। इसका मतलब है कि अगर ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन चेन है अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, कंट्रोल करने का मतलब है कि इसमें जो 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं फिजन की वजह से उसमें से अगर हम एक न्यूट्रॉन को ही अलाउ करें कि वो फर्दर फिजन करे और बाकी की जो 2 न्यूट्रॉन्स है या तो उनको एब्जॉर्ब कर लें प्रोसेस के दौरान या फिर उनको वहाँ से रिमूव कर दें, तो ये जो फिजन रिएक्शन होगी ये कंट्रोल रेट में ये होती रहेगी और इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिसमें आप
आउट ऑफ 3 सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को अलाउ कर रहे हैं फर्दर फिजन के लिए, और बाकी के 2 को या तो रिमूव कर दे रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं सिस्टम में से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन, और इससे जो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है वो एक यूनिफॉर्म रेट में जनरेट होती है। सो अ कंट्रोल चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज अचीव्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक कंट्रोल फॉर्म में या कंट्रोल रेट में न्यूक्लियर एनर्जी को अचीव किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सो वील सी हियर हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कैसे हम इसको हार्नेस करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज होती है कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में, जो कि यूरेनियम 235 के स्प्लिटिंग से होता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूल भी बोलते हैं। ये यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जिसको बहुत ही आसानी से यूज़ किया जाता है घरों में या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डिज़ाइन किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। सो इसमें क्या होता है, इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूल जो कि जनरली यूरेनियम 235 होता है, उसमें सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन होती रहती है, जो कि कंट्रोल्ड फॉर्म में है। जो मैंने बताया कि 3 में से एक को ही अलाउ करते हैं। तो ये रिएक्टर के अंदर कंट्रोल फॉर्म में सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन चलती रहती है, और इसकी वजह से बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू दी फिजन प्रोसेस जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रही है। और इसको क्विकली वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है पानी को सुपर हीट करने के लिए। तो जब पानी सुपर हीट हो जाता है तो उसमें से स्टीम निकलती है, सुपर हीटेड स्टीम निकलती है, और जो स्टीम ये प्रोड्यूस होती है इसको यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर जो टर्बाइन होता है उसको मूव करने के लिए। तो जब वो मूव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जब प्रोसेस हो रहा है, फिजन का प्रोसेस हो रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रिएक्टर के अंदर, तो उस हीट एनर्जी को वहाँ से तुरंत रिमूव किया जाता है, और इस एनर्जी को यूज़ करके वाटर को सुपर हीट कर दिया जाता है, जिससे सुपर हीट स्टीम डेवलप होती हैं। ये स्टीम जो है इनको यूज़ करके जनरेटर के टर्बाइन को मूव किया जाता है, और जब वो मूव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पिक्चर शो की गई है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्शन कंडक्ट की जाती है और इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्या मेन एडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। नंबर 1, अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। तो बहुत ही कम फ्यूल में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो यूरेनियम 235 यूज़ होता है, और इसकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बार न्यूक्लियर फ्यूल को जब लोड कर देते हैं तो इस प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सालों तक प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको बार बार न्यूक्लियर फ्यूल को डालते रहना है, जैसे कि हम गैस बेस या कोल बेस थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, उस तरह से इसमें नहीं करना होता है। इसमें एक बार लोड कर दिया जाता है, उसके बाद काफ़ी सालों तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें से प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये बहुत अच्छी इसकी एडवांटेज है। नाउ वी विल सी द डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, क्या नुकसान है इसके। तो फर्स्ट इज मेन हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट फ्यूल, ठीक है। तो इसमें जो फ्यूल है, ठीक है, जो फ्यूल यूज़ हो गया उसको स्पेंट फ्यूल बोला जाता है, जैसे यूरेनियम 235 यूज़ हो गया है, उसके बाद उसका स्टोरेज और उसका डिस्पोजल, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें होता है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर में जो निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसलिए उनका अगर हम प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करेंगे तो वो बहुत हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को बहुत लंबे समय तक वो इमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका डिस्पोजल और इनका स्टोरेज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दस इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू store and dispose nuclear waste safely and it is very difficult and risky। तो इस केस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत हार्मफुल रेडिएशन को इमिट करता है, तो इसका जो प्रॉपर डिस्पोजल होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है।
Then improper nuclear waste storage and disposal may lead to widespread environmental contamination. अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया या प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया इस स्पेंट फ्यूल का, तो ये इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट कर देता है। बहुत लार्ज एरिया ऑफ इन्वायरमेंट जो है इससे कंटेमिनेट हो जाता है। एंड देर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में से लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से रेडिएशन इमिट होने लगती हैं, लीक होने लगती हैं। और इस एक्सीडेंटल लीकेज की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सीरियस डैमेज हो जाती है मैनकाइंड को भी एज वेल एज प्लांट किंगडम को भी। और ये ओवर अ लार्ज एरिया अराउंड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं और जितने भी प्लांट किंगडम है, इन सब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है अगर ये लीकेज हो जाता है। तो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ वेरी हाई। जिस समय इस सेटअप को बनाया जाता है उस समय इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। और इसमें जो यूरेनियम यूज़ किया जाता है, यानी कि जो फ्यूल यूज़ किया जाता है यूरेनियम 235, उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है। तो इसीलिए ये सारे इसके ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो हम देख सकते हैं, बहुत हार्मफुल है ये। तो इसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो ये इन्वायरमेंट के लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ बायोमास एनर्जी और बायोमास। तो व्हाट इज़ दिस? जो एनिमल्स और ट्रीज़ के जो डेड पार्ट्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल एनिमल्स के हो गए, इन सब के जो डेड पार्ट्स होते हैं या वेस्ट पार्ट होते हैं, इनको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है और ये एक्ट करते हैं सोर्स ऑफ फ्यूल की तरह। तो इनको बायोमास बोला जाता है। ये डेड पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के, ट्रीज़ के, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है इसमें, और एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है और इसी को बायोमास बोलते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल बायोमास के वुड हो गए, ठीक है, लकड़ी हो गई, लकड़ी की जो खुरचन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वुड सेविंग्स हो गई, ड्राई लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गई। बगैस मतलब होता है जैसे कि शुगर केन में से जब हम जूस निकाल लेते हैं तो उसके बाद यानी गन्ने का जो बचा हुआ पार्ट होता है जूस निकालने के बाद, उसको सेलुलोसिक मटेरियल भी बोलते हैं और बगैस भी बोलते हैं, ठीक है। और क्रॉप रेजिड्यू, फसल की जो बची हुई पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कटिंग के बाद की, कैटल डंग जिसको गोबर भी बोला जाता है, और सीवेज, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जाम्पल हैं बायोमास के। ड्राई बायोमास को जब हम जलाते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है हीट को, तो इसीलिए इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इसका मतलब है कि बायोमास जो है वो एनर्जी का सोर्स है और ये एक तरह का रिन्यूएबल सोर्स है नेचर में, मतलब इसको बार बार जनरेट किया जा सकता है। बायोमास जो है वो एक गैस है जो प्रोड्यूस होती है एनिमल डंग या अदर बायोवेस्ट के डिकम्पोजिशन से, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। जब ये डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, एनिमल डंग और बायो वेस्ट ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ये सड़ते हैं तो ये गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को बायोगैस बोलते हैं। आप लोगों ने बायोगैस प्लांट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो बायोगैस जो है वो मिक्सचर होती है मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मीथेन का होता है जो कि 75% होता है, ठीक है। तो बायोगैस में मैक्सिमम परसेंटेज मीथेन की होती है। बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये बिना धुएं के जलती है। तो बायोगैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, और बायोगैस को इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। सो हेयर आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट का कंप्लीट डायग्राम है। सो बायोगैस प्लांट को गोबर गैस प्लांट भी बोला जाता है और ये एक तरह का फिक्स्ड डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है। डोम मतलब होता है गुंबद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डी, आपको यहाँ पे डी जहाँ लिखा है फिर डोम भी लिखा हुआ था, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डोम लाइक, ठीक है। डोम लाइक स्ट्रक्चर इसका ये होता है और ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर इसका ये ब्रिक से बना हुआ होता है। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एम, ठीक है, ये मिक्सिंग टैंक है। इस टैंक के अंदर काऊ डंग यानी गोबर को पानी के साथ मिक्स किया जाता है, उसको स्लरी बोला जाता है। उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है और उसके बाद में यहाँ डालने के बाद ये
यहाँ से सीधे जाता है अंडरग्राउंड टैंक में। ये जो आपको डाइजेस्टर टैंक दिख रहा है, ये इसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। और ये टैंक जो होता है वो सील्ड होता है, ठीक है। ये इसका जो चैम्बर होता है वो सील्ड होता है और इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस डाइजेस्टर के अंदर एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर इसमें डाला है, स्लरी डाली है, इसको ये डिकम्पोज करते हैं या फिर कह सकते हैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं। और इस प्रोसेस में यानी कि इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में टाइम लगता है, कुछ दिनों का टाइम लगता है इसको कम्प्लीटली डिकम्पोज करने में। और डिकम्पोज करने के बाद में जिस समय डिकम्पोजिशन हो रहा है उस समय में इसमें गैस प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। तो बायोगैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आउटलेट दिखाई दे रहा है, ये अटैच है बाहर एक उससे टैंक से, जिससे कि जितनी भी गैस यहाँ पे बनेगी वो यहाँ पे गैस वाल्व को ओपन किया जाएगा, यहाँ से गैस को निकाल लिया जाएगा और यूज़ करने के लिए इसको यहाँ से इसका सप्लाई निकाल लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में डिकम्पोजिशन जब कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर जो स्लरी है, स्पेंट स्लरी बोला जाएगा क्योंकि ये यूज़ हो चुकी है, डिकम्पोजिशन इसका हो जाता है। तो ये बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ओवरफ्लो टैंक, इस टैंक में यहाँ पहुँचा दी जाती है और यहाँ से इसको ले लिया जाता है। और ये जो स्पेंट स्लरी होती है ये बहुत ही एक्सेलेंट मैन्योर की तरह काम करती है, खाद की तरह काम करती है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस इसमें कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट इसके चैम्बर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आउटलेट चैम्बर है राइट साइड में, ओ, ये आउटलेट चैम्बर है और इसको ओवर टैंक बोलते हैं, ओवरफ्लो टैंक है। ये मिक्सिंग टैंक है, एम, जहाँ पे मिक्सिंग की जाती है, स्लरी बनाई जाती है। फिर ये बीच का जो पार्ट है दिस इज नोन एज द टैंकर, ये अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंकर है जिसके अंदर अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस इसका है। और ये जो फिगर है, इस फिगर को बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट बोला जाता है। सो विल सी द पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वही है डाइजेस्टर टैंक इज विच वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन, ठीक है, कोई ऑक्सीजन नहीं होती है। डाइजेस्टर टैंक के अंदर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, स्लरी को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन प्रोसेस में कुछ दिन लगते हैं कंप्लीट होने के, और इसकी वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से बायोगैस जनरेट होती है जिसको एक गैस टैंक में, जो कि डाइजेस्टर के ऊपर एक पाइप के थ्रू अटैच होता है, वहाँ पर से इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, पाइप के थ्रू। और जो इसमें जिसका डिकम्पोजिशन हो जाता है उसको स्पेंट स्लरी बोला जाता है, उसका एक अलग आउटलेट होता है जो कि इसको चैम्बर ओ बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में बिलो देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है आउटलेट चैम्बर। तो इस आउटलेट चैम्बर के अंदर से रिमूव कर लिया जाता है स्पेंट स्लरी को, और उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है एज अ एक्सीलेंट मैन्यूर, क्योंकि एक्सीलेंट मैन्यूर की तरह काम करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में, गुड क्वांटिटी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट रहती है। नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस एंड बायोगैस प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोगैस बहुत ही एक्सीलेंट फ्यूल है क्योंकि इसके अंदर 75% ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। बायोगैस जब जलती है तो उस पर कोई भी स्मोक प्रेजेंट नहीं होता और ना ही ये कोई ऐश या कोई रेजिड्यू इसको जलने के बाद निकलता है। जैसे कि अगर आप लकड़ी को या चारकोल को, कोयले को जलाते हैं तो उससे धुआं भी निकलता है और राख भी निकलती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें बायोगैस में नहीं होती हैं। देन इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बायोगैस में स्मेल नहीं आती है, तो ये ऑडरलेस गैस है। बायोगैस को आप यूज़ कर सकते हैं लाइटनिंग पर्पस के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए भी, आप जनरेट कर सकते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी को। देन जो स्पेंट स्लरी होती है, यानी कि जिसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो जो स्लरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट मैन्योर की तरह काम करती है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बायोगैस प्लांट में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्केल पे बायो वेस्ट और सीवेज मटेरियल को यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिसाइड्स ये बायोगैस और मैन्योर हमें प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है और बहुत ही सेफ तरीका है
वेस्ट के डिस्पोजल का। तो यहाँ पे हम देखेंगे बायोगैस के हमने बहुत सारे एडवांटेजेस देखे हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है, इसमें सिर्फ फ़ायदे ही हमको मिल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट को यूज़ करके गैस बन रही है, गैस के साथ साथ हमको मैन्योर भी मिल रहा है। तो यानी कि इसमें जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, काउडंग यानी गोबर को यूज़ करके हम, वो ऑलरेडी एक वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल से हम गैस बना रहे हैं, और उसके बाद जो वो वेस्ट बच रहा है वो खाद की तरह यूज़ किया जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड। इसमें So this is all about today's video. Next video में we will learn about environmental consequences. Thank you very much.